हमें जबरदस्ती मार कर काट कर निकाला गया है। आज तक इस पर भारत सरकार का एक व्हाइट पेपर नहीं है कि हम क्यों निकले। हमें विस्थापित कहा जाता है, माइग्रेंट कहा जाता है। टेररिज्म पर क्या काबू पाया जा सकता है? क्योंकि कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 हटना एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में कई कुछ विरोध भी हुए जो कश्मीर से देखने के लिए मिले, लेकिन वाकई में इसे हटाया गया। और इसके बाद क्या डिफरेंस या क्या हम वो बदलाव देख सकते हैं? जिहाद वहां प्रस्ताव पास करके और मोहर लगा के नहीं उखड़ता। जिहाद से आपको जमीन पर जो पनपा है उसे उखाड़ने जाना पड़ता है। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं स्टूडियो में। सुशील पंडित जी हैं, जो कि भारत और कश्मीर की सुरक्षा पर एक अच्छा खासा विश्लेषण तो रखते ही हैं, और रक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर एक खास चर्चा हमेशा करते रहते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कश्मीरी पंडित की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, हमने बॉलीवुड के नज़रिए से तो समझा है, लेकिन आपके नज़रिए से एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? मुझे नहीं लगता बॉलीवुड ने इस विषय पर कुछ विशेष किया है। नाच गाना, अच्छी दृश्य दिखा देना, कश्मीर की खूबसूरती दिखाना, वहाँ के संगीत की कुछ लय ताल चुरा कर हिंदी के अच्छे गाने बना लेना, वहाँ शूट करने पहुंच जाना, ये कुछ सतही बातें बॉलीवुड में चलती रही हैं। या फिर कोई रोचक कहानी बनाकर पैसे बना लेना, बॉलीवुड यहीं तक सीमित रहा है, एक आध अपवाद को छोड़कर। और उसमें एक अपवाद है कश्मीर फाइल्स, जिसने पहली बार कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी को एक सशक्त तरीके से और बड़ी मेहनत करके लोगों के सामने लाया। यद्यपि उसमें भी, और जैसा कि हर प्रयास में होता है, कुछ रह जाता है, कुछ बेहतर हो सकता है, हमेशा गुंजाइश रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार इस विषय के साथ थोड़ा न्याय करने का एक ईमानदार प्रयास हुआ। सर, कश्मीरी पंडितों के बारे में जब भी बात आती है तो एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, और ख़ासतौर पे कश्मीर को लेकर के भी एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि इंसान को थोड़ा सा वो एक इमोशनल एंगल ज़रूर डालना चाहिए। श्रीनगर का शंकराचार्य टेम्पल कश्मीरी पंडितों के लिए इतना खास क्यों है? अगर आप कभी श्रीनगर गए हों तो ये जो पर्वत है, ये श्रीनगर पर एक छतरी की तरह है। हमारे कथाओं में ब्रज में गोवर्धन पर्वत तो साक्षात छतरी बन गया था। जी। श्रीनगर का शंकराचार्य पर्वत लगभग हर घर की खिड़की से दिखता है। जहां मैं रहता था वहां से तो सुबह सुबह उठकर हम खिड़की खोलकर उसके मंदिर के दूर से दर्शन करके प्रणाम कर लेते थे। और मन करता था तो दौड़े दौड़े जाकर घंटे 2 घंटे में वापस आ जाते थे। उसकी चढ़ाई चढ़ना और उतरना, उसका एक रोमांच था। वहां जलाभिषेक करना शिवलिंग पर, ये एक आम प्रायः होने वाला काम था। और क्योंकि ये मंदिर साक्षात दिखता था हर कोने से, श्रीनगर के हर मोहल्ले से, तो ये हमारी दिनचर्या का एक भाग था, ये हमारी पहचान का एक भाग था। 2 पर्वत हैं वहां। एक हारी पर्वत है, वो उससे थोड़ा निचला है। वहां शारिका भगवती अष्टादश भुजा दुर्गा विराजमान है, सिंहवाहिनी। वहां श्रीयंत्र है,
तो मेरे मुझसे 1-2 पीढ़ी पहले के लोग तो सुबह-सुबह भोर से पहले निकल जाते थे, उस पर्वत की परिक्रमा करते थे, वहाँ प्रणाम करके जब लौटते थे तब सुबह होती दिखती थी। और फिर घर के लिए जो ताज़ा सामान होता है, ग्रीन ग्रोसरी होती है, आपको साग-सब्ज़ी लेनी है या हमारे यहाँ ख़ास एक तरह की तंदूरी रोटी होती है जो नाश्ते में खाई जाती है, वो लेते हुए घर आते थे। ये दिनचर्या का भाग था। तो 2 पर्वत हैं, हारी पर्वत है जहाँ माँ शारिका विराजमान है, और एक शंकराचार्य पर्वत है जहाँ परमपिता महादेव विराजमान है। क्योंकि हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं, ऐसे में खीर भवानी का जो मंदिर है, ये कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का केंद्र क्यों है? अ, क्षीर भवानी वहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है, साक्षात महालक्ष्मी है। और मेरे दादा, मेरे पिता के पिता, हर अष्टमी को, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फ गिरे, श्रीनगर से जाते थे साइकिल पर हर अष्टमी को, यानी साल में कम से कम 26 बार तो जाते थे। और उसके अतिरिक्त अगर कोई उपनयन संस्कार हो, कोई और अनुष्ठान हो, कोई और बड़ा दिन हो, तब भी जाते थे। शहर से दूर है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो एक बहुत पवित्र, बहुत सर्वमान्य जगह है, माता क्षीर भवानी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने जब लंका दहन किया, उससे पहले जब वो गए थे दूत बनकर, तो महालक्ष्मी वहां विराजमान थी, इसलिए वहां संपन्नता थी, इसीलिए वह स्वर्णमयी लंका कही जाती थी। तो उन्होंने बजरंगबली से कहा कि ये अब स्थान निरापद नहीं है, जहां विनाश संभव है, तो मुझे यहां से ले चलिए। तो हनुमान जी जब लौटते हुए उन्हें कंधे पर बिठाकर एक सर्वेक्षण करने निकले हिमालय में, कहाँ आपके लिए उपयुक्त स्थान है। तो कुछ स्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद माँ को लगा कि ये जो गांव है तुलमुल, जिसको हम कहते हैं, वह उपयुक्त स्थान है, वितस्ता के किनारे है, और वितस्ता की एक सहयोगी नदी के किनारे है, और वहां वो विराजमान हुई। तो हनुमान जी ने उन्हें वहां विराजमान किया। एक ताल है उसके मध्य में, और हर अष्टमी को वहां सब भक्त उमड़ते थे। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में वीकेंड होता है, हमारा जो पंचांग है उसमें अष्टमी का दिन अवकाश का दिन होता है। और हर अष्टमी को वहां लोग पहुंचते थे। अष्टमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अष्टमी पे लोग उपवास करते हैं। अष्टमी को अच्छे काम के लिए उपयुक्त माना जाता है, अच्छा मुहूर्त माना जाता है। अष्टमी को पकवान बनते हैं। अष्टमी को निषिद्ध चीजें अवॉइड की जाती हैं। सर, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो जाहिर सी बात है कि कश्मीरी पंडितों के एट प्रेजेंट हाल फिलहाल में क्या हालात हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलीवुड का एंगल तो आपने बता दिया कि वहाँ पे किस तरीके से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आप तो खुद इन हालातों को अच्छे से समझते हैं। एट प्रेजेंट देखा जाए तो चाहे कश्मीर में हो या यहाँ पर भी हो, क्या हालात हैं? तो आपने माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, खीर भवानी के बारे में पूछा, जहां मेरे दादा साल में कम से कम 26 बार तो जाते ही थे। अष्टमी अष्टमी उसके अतिरिक्त भी जाते थे। वहीं पिछले 36 सालों में मैं केवल 2 बार जा चुका हूं, जा पाया हूं।
ये बदला है हमारे जीवन में। जी। 1-1.5 पीढ़ी में हम्म, जो नियम था, हम्म, जो एक परिपाटी थी, एक परंपरा थी, हम्म, हमारे तीर्थ छूट गए, हमारे घर छूट गए, हम्म, हमारी आस्था के केंद्र छूट गए। जिसके इर्द गिर्द हमारी जीवनचर्या थी, संस्कृति थी, हम्म, सामाजिक ताना बाना था, जहां लोग मिलते जुलते थे, उठते हम्म, बैठते थे, वो केंद्र ध्वस्त हो गए हैं। हम लोग ऐसे बिखरे हैं कि अब लुप्त प्राय होने वाले हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद ढूंढने पे मिलेंगे। ये स्थिति है। लेकिन सर कई सारे बदलाव भी मोदी जी के आने के बाद हुए। आर्टिकल 370 हटा और कहीं ना कहीं पे इसके बाद आपको लगता है कि टेररिज्म पर क्या काबू पाया जा सकता है? क्योंकि कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 हटना एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में कई कुछ विरोध भी हुए जो कश्मीर से देखने के लिए मिले, लेकिन वाकई में इसे हटाया गया और इसके बाद क्या डिफरेंस या क्या हम वो बदलाव देख सकते हैं? जैसे 370 का हटना एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था और बहुत से हम में से बहुत से लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में वो इच्छा शक्ति कभी होगी, आ, वो तत्परता होगी, ये चेतना होगी कि इससे कितना नुकसान अब तक हुआ है और आगे होगा। तो जब ये हुआ तो हम सब बहुत खुश थे और ये बहुत अच्छा हुआ। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था, इसमें किसी संदेह की, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये उस प्रक्रिया का पहला कदम था, पहला पग था उस लंबी यात्रा का, जिसको 70 साल, 80 साल इस 370 की छत्र छाया में बने हुए वटवृक्ष को उखाड़ना था। ये एक निर्णय था कि अब इसकी छत्र छाया में जो एक बड़ा जहरीला एक एक व्यवस्था खड़ी हो गई है, उसको अब एक एक करके ध्वस्त करना है, ईंट दर ईंट हटाना है, ब्रांच एंड स्टेम एंड रूट निकालना है। 370 ऐसा करने का निर्णय था क्योंकि 370 की छत्र छाया में ये पला था। जी। वो निर्णय तो कर लिया। हम्म, वो निर्णय क्या था कि आपने संसद में एक प्रस्ताव पास किया, उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगवाई। जिहाद वहां प्रस्ताव पास करके और मोहर लगा के नहीं उखड़ता। जिहाद से आपको जमीन पर जो पनपा है उसे उखाड़ने जाना पड़ता है। आप निर्णय तो ले सकते हैं, प्रस्ताव पास करना एक निर्णय हो सकता है, मोहर लगाना उस निर्णय की पुष्टि हो सकती है कि आपने जो एक ढांचा बना था, जो एक संवैधानिक औचित्य दिया गया था कश्मीर में जिहाद को पनपाने के लिए, उसको हटाया है। हम्म? लेकिन उसके अंदर, उसके भीतर, उसके रहते हुए जो कुछ पनपा है उसे भी तो हटाना है। आपने एक प्रस्ताव पास किया कि दिल्ली के आसपास जो कूड़े के 2 पहाड़ हैं ये गलत हैं, ये नहीं होने चाहिए। 40 साल बाद चलो आपको याद आया कि ये गलत हो रहा है। प्रस्ताव पास करने से वो कूड़े के पहाड़ नहीं हटते हैं। वो आपका निर्णय जतलाता है कि हाँ, अब आपको समझ आई है कि इससे दुर्गंध, बीमारी, ये सब फैल रहा है, ये हटाना है। ये बड़ा निर्णय है, ठीक है, आपने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन अब उसे हटाने जाइए। आपके प्रस्ताव पास करने से तो नहीं हटेगा।